एवरीवन, जैसा कि आप लोग को पार्ट 1 में बताए थे, आप लोग को ऑब्जेक्टिव 15 तक बता चुके थे। आई होप 14-15 तक बताए थे। उस चैप्टर का नाम है, यानी कि हम लोग क्लास 12 के देख रहे थे। क्लास 12 चैप्टर का नाम है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से आप लोग को ऑब्जेक्टिव 14 से 15 करा दिए थे। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे इस लेक्चर में अगला ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स विद एसएस फिजिक्स सर। और अगर आप बोर्ड में 95% खाली फिजिक्स में लाना चाहते हैं तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। और मेरा सारा सब्जेक्ट का सारे के सारे इस फिजिक्स के हर एक चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आपके साथ दे रहा हूँ। पूरा का पूरा आपको मिलेगा। हर एक कम से कम एक चैप्टर से आपका जो ऑब्जेक्टिव मिलेगा वो कम से कम 30 को निचोड़ कर दे रहा हूँ मैं आपको। इससे ज्यादा नहीं पूछा जा सकता। हाँ, घुमा के तो पूछा जा सकता है। और आपको सब्जेक्टिव भी दे रहा हूँ। और अगर आपको इस बोर्ड पर नहीं दिखाई दे रहा, अगर दिखाई दे रहा तो आप चाहे तो नोट्स कर सकते हैं, या फिर मैं इस लेक्चर की जो नोट्स होगा, इस लेक्चर की जो मेरा पूरा जिस लेक्चर में बताऊंगा, ये सब सारी बातें, ये सारी की सारी बातें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, लिंक डाल दूंगा। आप वहां पर जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर डाल दिया हूं, जाकर देख सकते हैं। तो आई होप कि मेरे वीडियो आप लोग को अच्छा से समझ में आ रहा होगा और कुछ फायदेमंद भी हो रहा होगा ना। तो क्या करते हैं, तो अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेक्चर नंबर 2, जिसे पार्ट 2 भी बोल सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन 15 से 14 तक बता दिए थे। ठीक है, तो कहता है इज अ यूनिट ऑफ पोलराइजेशन। पोलराइजेशन तो आप लोग पढ़े होंगे। अब पोलराइजेशन क्या होता है तो आप किसी भी कोचिंग में, स्कूल में, कॉलेज में कहीं तो पढ़े होंगे ना। अगर हम डायरेक्ट आप लोगों को करा रहा हूं ना, तो आप देखिए, आप अगर कहीं पढ़े नहीं होंगे तो आपको मुश्किल है थोड़ा सा समझना। अगर आप कहीं पढ़े हुए तो आपको सारा चीज याद आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो पोलराइजेशन का ये सही यूनिट क्या होता है। अब पोलराइजेशन होता क्या है सर, ये तो नहीं समझ में आता है। तो पोलराइजेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। क्या नाम सुने, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन मटेरियल। यानी कि किसी भी एक वॉल्यूम में इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की जो रेशियो होती है उसी को हम लोग पोलराइजेशन कहते हैं। समझ में आया। अब इस कंडीशन में हम लोग को, यानी कहने का मतलब है कि जो मेरा ऐसे पोलराइजेशन का जो फॉर्मूला होता है वो मेरा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट अपॉन क्या आता है पता है, अपॉन वॉल्यूम होता है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का क्या होता है, Q इंटू क्या होता है, मीटर होता है, और इसका मीटर Q होता है। आप चाहे तो 1 मीटर से 1 मीटर काट दीजिएगा तो Q बटा यहाँ पर क्या बच जाएगा, मीटर बच जाएगा, बचे मीटर स्क्वायर। तो इसका कुलाम, इसका मीटर इनवर्स, यानी कहने का मतलब आपका इससे क्या हो जाएगा, कुलाम मीटर के पावर -2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए सही जाएगा। पोलराइजेशन इट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड पोलराइजेशन। समझ आ गया। हाँ, नहीं आता तो लिख लीजिए, इट इज डिफाइंड एज समझ में आ रहा है, द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन सब्सटेंस इज कॉल्ड पोलराइजेशन। ठीक है, यानी कि पोलराइजेशन कैसे यूनिट होगा, क्या, कूलम्ब मीटर उसके पावर -2, या फिर लिख सकते हैं कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। आगे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 में। देखिएगा ध्यान से, इलेक्ट्रिकल सस्टेबिलिटी फॉर वैक्यूम के लिए इलेक्ट्रिकल सस्टेबिलिटी क्या होती है। अब सर ये क्या होता है सर, तो आप इसका तो सुने होंगे, इसे हम लोग काई ई से दिखाते हैं। अब काई ई बराबर जो फॉर्मूला होता है आप लोग को पता होगा, इलेक्ट्रिकल सस्टेबिलिटी क्या होती है। देखिए, काई बराबर जो होती है वो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट अपॉन होती है एब्सोल्यूट नॉट और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। समझ में आया आपको।
ये आपको होता है, ये आपकी फॉर्मूला होती है इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी भी होगा है। तो इस कंडीशन में इसका पूछा वैक्यूम क्या होगा, वैक्यूम का वैल्यू, तो याद रखिएगा, ठीक है ना, कि जो इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी फॉर वैक्यूम के लिए जो होता है वो हमारा कितना होता है पता है आपको, वो हमारा 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका 20 सही जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को ध्यान से देखिएगा। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, देखिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग होता है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अलग होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या करता है कि मैक्सिमम वैल्यू बताता है, मैक्सिमम वैल्यू, इस बात में मैक्सिमम वैल्यू बताता है। तो मैक्सिमम वैल्यू किसका बताता है, ये सब आप लोगों को तो पढ़े लिए होंगे, तो पढ़े को नहीं सब देख रहे होंगे, तो आपको पता है। देखिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, इस बात को याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत पूछा, व्हाट डू यू मीन्स बाय डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है आप कोचिंग में पढ़े होंगे, वहां सब याद कर लीजिए। अगर आपको नहीं आता, आपको नहीं पता, तो कमेंट करिए कमेंट सेक्शन में, आपको मैं पीडीएफ दे दूंगा, आप वहां पर याद कर सकते हैं। या फिर चलिए ना, मतलब इसको ऐसा क्या करेंगे ना, ऑब्जेक्टिव क्लियर करने के बाद आपको सब्जेक्टिव कराएंगे तो उसमें पक्का बता देंगे, और उसकी नोट्स, उसकी पीडीएफ, हैंडराइटिंग पीडीएफ आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, वहां पर आप डाउनलोड कर सकते हैं और कॉपी में नोट्स करके आप याद कर सकते हैं। आपका बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगा फॉर बोर्ड के लिए, और आप अच्छा से 95 रिजल्ट ला सकते हैं। बस बने रहो मेरे साथ, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर कहता है 17 में कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इन एयर के लिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है, 3 × 10⁻⁶ वोल्ट मीटर इनवर्स, या फिर 2 × 10⁻⁶ वोल्ट मीटर इनवर्स इनफिनिटी 0। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात नहीं कर रहे हैं, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आप बोल दीजिएगा 1, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात नहीं बोल रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होती है एयर के लिए वो होती है 3 × 10⁻⁶ वोल्ट मीटर इनवर्स, वोल्ट मीटर इनवर्स डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का ये सही यूनिट है, समझा। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर है आपका 18 में, ट्रू रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्जेस यानी कि Q, पोटेंशियल यानी V, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस यानी C, यानी कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में सही संबंध क्या आपके ऑप्शन के अनुसार। आप अगर पढ़े हैं इस चैप्टर को बढ़िया से, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, तो आपका सब के सब ऑब्जेक्टिव को क्लियर हो जाता होगा। इस मेरा जो दिया गया, किसी मैंने निचोड़ करके एक पॉइंट से मैंने उठाया हूं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो कौन सा होगा, आपको क्या लगता है, क्या V = CQ होता है कि Q = VC होता है, यानी V = C/Q होता है या V/Q होता है, तो क्या होता है, आपको क्या लगता है। तो एक मैं आपको बता दूं, बताइए, एक मैं बता दूं आपको, देखिए ये मेरा जो होती है पोटेंशियल, देखिए अगर आप चार्ज को बढ़ाएं ना किसी भी बॉडी पर, इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू को बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो उस कंडीशन में उस बॉडी पर पोटेंशियल भी बढ़ जाती है। यानी कहने का मतलब है, यहाँ कहने का मतलब कि पोटेंशियल तब बढ़ता है जब चार्ज बढ़ता है, पोटेंशियल तब बढ़ता है जब चार्ज बढ़ता है। तो इस कंडीशन में आप कह सकते हैं कि चार्ज जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, पोटेंशियल की होती है। किसकी होती है, पोटेंशियल क्या होती है। और जब यहाँ पर प्रोपोर्शनल को हटाती है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल, जिसे कैपेसिटेंस कहा गया था। सोच लो कैपेसिटी। देखिए किसी भी चीज को द्वारा जो स्टोरेज करने की, जो बैटरी का नाम सुनोगे ना, बैटरी एक्चुअली में वो एनर्जी को स्टोरेज करके रखता है, एनर्जी को वो किसी को इलेक्ट्रॉन को देता है एनर्जी, ताकि वो कंडक्टर में मूव कर सके। इस बात को तुम ध्यान में रखिएगा कि बैटरी कभी भी करंट का निर्माण नहीं करता है, बल्कि वह इलेक्ट्रॉन को मूव्स करने के लिए, फ्री इलेक्ट्रॉन को मूव्स करने के लिए उसे एनर्जी देता है। उसी को कैपेसिटेंस के नाम से भी जाना जाता है। समझ में आ रहा बात को। तो एक्चुअली में जो कैपेसिटेंस, जो आप चैप्टर जो पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के बारे में, वो सबसे पहले पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज, ये पोटेंशियल। तो जब इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आएगा, तो कांस्टेंट यहाँ पर आता है C, जिसे इस C का नाम है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कांस्टेंट। और इस तरह से चार्ज वाला फॉर्मूला है CV। अब बताइए कि सही संबंध आपका क्या होगा, Q = CV, इस तरह से होगा। और यहीं से आप किसी भी डिवीजन किस तरह से, सिर्फ इसी के मेथड से, इसी के मदद से आप किसी भी तरह का रिलेशन निकाल सकते हैं बस।
तो यहाँ पर देखिए कि सही संबंध कौन सा होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर होगा बी। क्या सही बात है? Q बराबर सी बी तो Q बराबर बी सी लिखो चाहे सी बी लिखो, बात तो सेम है, जो कि मल्टीप्लिकेशन में है। समझ में आ रहा है ना? हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 19। अब 19 का क्या पूछ दिया यार, नहीं समझ में आ रहा। देखिए कह रहा है ना कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस फॉर एन आइसोलेटेड, सॉरी 19 है ना, ये सा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस लो। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का ये सा यूनिट क्या होगा, जो मेरा प्रोपोर्शनल को हटाने के बाद मेरा कांस्टेंट आया था, जिसे इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कांस्टेंट कहते हैं। तो उस इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कांस्टेंट्स का एसआई यूनिट क्या होगा, तो आप यहां से सी का वैल्यू निकालिएगा, तो सी बराबर होगा बी बटा क्यू, सॉरी क्यू बटा क्या आएगा बी आएगा, सी बराबर क्यू बटा बी। क्यू इज द इलेक्ट्रिक चार्ज और वी इज द पोटेंशियल, तो क्या होगा कूलम बटा वोल्ट होगा, वोल्टेज होगा कूलम पर वोल्ट। तो आपको कहीं कूलम पर वोल्ट दिखाई दे रहा, कूलम पर वोल्ट दिखाई दे रहा, सी मैंने कूलम बी मैंने वोल्ट, कूलम पर वोल्ट, समझ में आ रहा कि कूलम पर वोल्ट। हाँ और इसका बोध भी दिया जाता है, इसमें ये भी तो समझ लो कि कूलम पर वोल्ट, लेकिन हाँ आप समझिए इस बात को, एक कूलम पर वोल्ट एक फराइड के बराबर होता है बाबू, सोच लीजिए, एक कूलम पर वोल्ट एक फराइड के बराबर होता है, मतलब फराइड भी इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कांस्टेंट्स का भी ये सही यूनिट है। तो आपके एग्जाम में अगर ये दोनों आ जाए तो बहुत मारिएगा ना, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। क्या समझ में आया? कैसे सर? तो याद रखिएगा कि एक कूलम पर वोल्ट एक फराइड के बराबर होती है, और फराइड कैपेसिटेंस का ऐसा यूनिट है, क्या है ऐसा यूनिट है, बोलिए समझ में आया? तो आप कूलम पर वोल्ट मारिए फराइड मारिए, दोनों तो सही है, लेकिन दोनों में से एक मारिएगा तो गलत हो जाएगा, आपको दोनों मानना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका समझ में गया। चलिए आगे चलते हैं 20 समझ में आया, 20 में चलते हैं। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस फॉर एन आइसोलेटेड स्फीरिकल कंडक्टर। स्फीरिकल कंडक्टर के लिए, किसी एक स्फीरिकल कंडक्टर के लिए आपको बताना होगा कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या होता है, उसकी वैल्यू क्या मिलता है। तो क्या होता है, पढ़े स्फीरिकल के लिए, वहां पर सिद्ध भी हुआ होगा, सोच लीजिए। तो आपको क्या लगता है कि क्या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होगा, क्यू बटा भी होगा, या 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होगा? क्या लगता है आपको कौन सा सही होगा, ए बी सी या डी? तो मैं आपको बता दूं कि जो आपका जो आंसर होगा वो ऑलरेडी एकदम करेक्ट, वो होगा आपका ए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। समझ में आया? आपको इससे शब्दों समझ में आएंगे। अरे भाई अगर तो आप लोग पढ़े नहीं होंगे तो कैसे समझ में आएगा, पढ़े होंगे कहीं तब में समझ में आएगा। तो इस चीज को जो पढ़ा के सब प्रूव हुआ है, सब प्रूव किया जाता है। मैं तो अपने कोचिंग में लेकर को पढ़ाता हूं, तो मैं तो प्रूव तो कर दिया हूं। सर तो हम कैसे पढ़े सर? तो आप तो भी कहीं पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो नहीं पढ़े तब क्या कर सकते हैं, अब तो रिवाइजिंग चल रहा है ना, बोर्ड तो नजदीक आ गया। आपको इसको रट भी लीजिएगा ना तो पक्का करें कि आपको एक भी ऑब्जेक्टिव छूटेगा नहीं, चैलेंज के साथ करें। तब आपको जो 70 को जो ऑब्जेक्टिव है उसमें से 50 सही मारिएगा, उस 50 में से आपको सिर्फ 35 से सही मारना होगा। लेकिन ये तब पॉसिबल है जब आप मेरे वीडियो से बने रहिएगा, वरना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मैं चैप्टर बाय चैप्टर 35 से 36 को निचोड़ ऑब्जेक्टिव को ला रहा हूं, और उसके साथ साथ सब्जेक्टिव भी। तो कैसे नहीं आएगा सर 95% नंबर? बताइए तो, जब आप बताइए तो कैसे नहीं आएगा? आएगा नहीं तो बस पढ़िए और का मेहनत करिए, समय भी बहुत कम है, सोच लो। समझ आ रहा ना? हाँ तो समझ आ रहा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मेरे वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलना, और उस स्टूडेंट के पास भी भेजना जो कोचिंग अटेंड नहीं कर पाया है, जो अच्छा नंबर लाना चाहता है, या फिर जो पढ़ नहीं पाया किसी की वजह से, उसके पास शेयर कर दो। देखिए मेरे वीडियो को आप थोड़ा देरी से देखिए, मतलब आप डायरेक्ट टिपिएगा देखिएगा तो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि
जब तक आप किसी भी यूट्यूबर पर के जाकर आप जब तक उसके पास समय नहीं दीजिएगा 10 मिनट उस वीडियो को देखने के लिए, तब तक नहीं समझ में आएगा। आपको दिखना पड़ेगा, आपको 10 मिनट तक देखिए, फिर आप इसका अंदाज देखिए उस टीचर को पढ़ाने का, चाहे कोई भी टीचर हो। अगर आपको समझ में आता है तभी देखिए, वरना नहीं देखिए। अगर आपको बेनिफिट हो ना, आपको फायदा होता है देखिए और शेयर करना। लेकिन अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर जरूर करना दोस्त, क्योंकि मैं आपके लिए कर रहा हूं, तो प्लीज आप मेरे लिए भी थोड़ा कुछ कर दो। समझ में आने बात को ना? ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर। तो आपका आंसर हो जाएगा 4 पाई और सोल्ट नॉट आर हो जाएगा, ये सिद्ध किया गया। आगे चले, आगे आपका होता है द कैपेसिटी ऑफ अर्थ। द कैपेसिटी ऑफ अर्थ। अब द कैपेसिटी ऑफ अर्थ की कितना होता है? कैपेसिटी मतलब होता है वही कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। तो अर्थ के लिए इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या होगा सर? तो कैसे बताएंगे सर? तो पहले आप बताइए कि अर्थ कैसा होता है? अप्रॉक्सली स्फेरिकल। तो स्फेरिकल जब होता है तो उसके लिए सर कैपेसिटी कैसे निकालते हैं सर? तो अभी जस्ट बताए नहीं कि आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर के लिए जो कैपेसिटी होता है ये होता है। और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो आप जानते हैं, बाद में मत बोलना कि नहीं जानते हैं। सोच लीजिए, मैं बता दिया हूं, नहीं बताऊंगा। और जब 4/5 हम इतना खैर बता दूंगा, 4/पाई इसका तो वैल्यू पक्का जानते होते, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसका तो वैल्यू कुछ होता है, मैं बताऊंगा नहीं कुछ होता है, क्योंकि बता दूंगा। मैं पिछले वीडियो में बताया था कि नहीं, बार बार बताता थोड़ी रहूंगा। आपको खुद से बनाना, प्रतिमा नहीं, सॉरी आपको नहीं बनेगा तो आपको प्रॉब्लम है ना। ये थोड़ा सा कोचिंग का थोड़ा बात निकल गया। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होता है आपको पता ही होगा, नहीं पता है आपको? बताइए। 3 × 10⁻, कुछ ऐसे याद आया तेरे? 3 × 10⁹ कुछ ऐसे आया? हाँ आ गया होगा। 3 × 10⁹ कुछ न्यूटन मीटर कुछ आया, सब याद आया? तो याद आ गया होगा। हाँ, और उसके बाद ये आर बोल रहा है सर, तो आर कहाँ से लाएंगे सर? मतलब इसको उलटोगे, मान लो इसकी वैल्यू 3 × 10⁻⁹ कुछ भी होता है ना, तो इसको पलटिएगा तो इसको इसका वैल्यू भी निकल जाएगा, पलट दो दोनों तरफ, यानी कि 1/3 × 10⁻⁹ और तेरी की समझ में आया? -9। अब बताइए कि आर कितना होता है सर? तो रेडियस नहीं पता है आपको? किसकी रेडियस? अर्थ का। कितना होता है रेडियस अर्थ का? कितना होता है सर? अर्थ का रेडियस कितना होता है नहीं पता है? तो आपको पता होना चाहिए। अर्थ की रेडियस जो होती है वो 6400 किलोमीटर होती है। और इसे जब आप किसमें मीटर में जब कन्वर्ट करिएगा ना, तो आपको पक्का आएगा 6.4 × 10⁻6 मीटर। कितना आएगा? 10⁻6 मीटर होगा। और इस तरह से वैल्यू रखकर आप निकाल सकते हैं। तो आप निकालिएगा तो आपका पक्का आंसर इतना होगा, 711 माइक्रोफैराड होगा। यानी कि आपका आंसर हो जाएगा द कैपेसिटी ऑफ अर्थ के लिए होती है 711 माइक्रोफैराड होती है। आपका ऑप्शन नंबर बी। आई होप कि आपको समझ में आ रहा। आइए चलिए 22 का इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी फॉर द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का मतलब ये जो आप लोग पढ़े होंगे, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसकी एरिया कुछ होता होगा, एरिया कुछ होता होगा कि नहीं? ये मेरा पैरेलल कैपेसिटेंस है कि नहीं? ये मान लो पॉजिटिव वाली, नेगेटिव नेगेटिव पढ़े होंगे। तो ये पैरेलल जो प्लेट कैपेसिटर है, इस प्रत्येक पैरेलल कैपेसिटर की एरिया होगी। इस दोनों के बीच में डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कुछ भी मीडियम में डिपेंड कर सकता है, तो कुछ उसकी डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा। लेकिन स्पेशल हम लोग को बुक में तो क्या फ्री स्पेसेस की बात करते हैं, एयर की बात करते हैं ना, तो बीच में एयर होगा उसके। हाँ, जितना तो पता चल गया कि डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी कि कहने का मतलब है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस होगा और उस प्लेट की एरिया होगा। और साथ में एक चीज और हो सकता है, आपको कुछ सोचिए और क्या हो सकता है, ये दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस। तो ऐसे में कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? तो देखिए कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी फॉर द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कि आपका आंसर होगा एक्चुअली में सही बी, एब्सोल्यूट नॉट ए अपॉन डी। एब्सोल्यूट नॉट ए अपॉन डी। एब्सोल्यूट नॉट क्या है? तो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस है, एंड ए इज द एरिया ऑफ द प्लेट एंड डी इज द डिस्टेंस बिटवीन देम प्लेट्स, देम पैरेलल प्लेट्स।
उन पैरेलल प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस है। चलिए तो आगे देखते हैं, ठीक है ना। तो अगला आपका क्वेश्चन नंबर आता है 23 में कहता है कि इफ इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेट्स देन देयर कैपेसिटेंस इज इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन्स कांस्टेंट, नन ऑफ दीज। कहता है कि दो पैरेलल प्लेट के बीच की डिस्टेंस को बढ़ा दी जाए तो उस कंडीशन में उस पैरेलल प्लेट की कैपेसिटी, दैट मींस कैपेसिटेंस, क्या घटेगा, बढ़ेगा, रिमेन्स कांस्टेंट होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। क्या लगता है आपको? एक बार बता दूं, अभी जस्ट मैं ऊपर बताया था ये वाला। तो जब ये पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस डी पर जब डिपेंड करता है, डी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है डी बढ़ेगा तो सी घटेगा। इसका मतलब है आपका आंसर होगा डिक्रीज, यानी कि दो पैरेलल प्लेट के बीच की डिस्टेंस को बढ़ा दी जाती है तो उस कंडीशन में उस पैरेलल प्लेट की जो कैपेसिटेंस होती है, दैट मींस इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, वो घट जाता है। समझ में आया? चलिए समझ में आ गया। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 20 सही, ठीक है। बात 24 कहता है ना, कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन विच इन द फॉलोइंग। कहता है कैपेसिटेंस किस पर निम्नलिखित में डिपेंड है। किस पर डिपेंड करता है? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस किस पर डिपेंड करता है? अब सॉल्व नॉट इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिकल फ्लूइडिटी ऑफ द फ्री स्पेस पर डिपेंड करता है, एरिया ऑफ प्लेट पर डिपेंड करता है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स पर करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना कि पैरेलल प्लेट की कैपेसिटेंस के लिए एब्सोल्यूट नॉट पर डिपेंड कर रहा है, एरिया पर डिपेंड कर रहा है, ये डिस्टेंस पर भी डिपेंड कर रहा है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑल, सही जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यानी कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस जो होती है वो एब्सोल्यूट नॉट, एरिया और डिस्टेंस पर डिपेंड करती है, जो दोनों प्लेट के बीच में डिस्टेंस है उस पर होती है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आता है 25 में देखिए क्या कहता है। कहता है द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द पैरेलल प्लेट इज, पैरेलल प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला क्या होगा? पैरेलल प्लेट के लिए सवाल हमारा, पैरेलल प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला क्या होगा? आपको क्या लगता है? जब पैरेलल प्लेट को रखते हैं, देखिए सबसे पहली बात, जब दो पैरेलल प्लेट को रखते हैं तो दोनों पैरेलल प्लेट पर जो मेरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था यूनिफॉर्मली, उसके अंदर भी एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को रखा जाता था, मतलब यानी कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और वहां पर हम लोग की चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था प्लेट की एरिया पर। यदि कहने का मतलब है कि वहां पर सिग्मा आ जाएगा। सिग्मा का मतलब होता है सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, बिकॉज उस प्लेट पर, उस पैरेलल प्लेट पर पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट था और उस कंडीशन में उस प्लेट की एरिया था, और जिस कंडीशन में किसी भी प्लेट की एरिया और इलेक्ट्रिकल चार्ज होती है तो उस कंडीशन में उसे सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज कहा जाता है, दैट मींस सिग्मा। यानी कि कह सकते हैं कि द इलेक्ट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट पर यूनिट एरिया ऑफ एनी बॉडी दैट इज कॉल्ड सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। तो इस कंडीशन में आपका सही आंसर होगा ए, ऑप्शन नंबर ए। यानी कि कहने का मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा वो सिग्मा बटा एब्सोल्यूट नॉट होगा। इसका मतलब होता है पैरेलल प्लेट के द्वारा क्रिएट की गई इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये आपका हो जाएगा सिग्मा बटा एब्सोल्यूट नॉट, ये फार्मूला। तो इस तरह से आपके टोटल क्वेश्चन करवाए, ऑप्शन टोटल कितना करवाए 25, ठीक है। तो आप देखते हैं थोड़ा सा कुछ और देखते हैं, 5-6 को और ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं ऑब्जेक्टिव को करते हैं खत्म। तो उससे पहले थोड़ा सा नोट्स करिए। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर आता है 26 क्वेश्चन में देखो क्या कहता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन द पैरेलल प्लेट, पैरेलल प्लेट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की फॉर्मूला क्या होता है? तो अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बहुत इंपॉर्टेंट है, अब इसे फॉर्मूला भी आप सिद्ध किए होंगे, एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, 5 नंबर में भी पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन द पैरेलल प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगी? तो आपका ऑप्शन नंबर है बी नॉट बराबर ई नॉट डी, बी नॉट बराबर ई इंटू एब्सोल्यूट नॉट, बी नॉट बराबर है ई नॉट बटा डी, ये नन ऑफ दिस। इसमें से आपका ऑप्शन लगता कौन सा होगा? तो याद रखिएगा आपका सही आंसर होगा आपका ये बी नॉट बराबर ई नॉट डी। आइसोमेट्रिक देखने से ये आपका पोटेंशियल का ही क्या है, ये आपका पोटेंशियल का फॉर्मूला है, ये सब पोटेंशियल फॉर्मूला नहीं है। आज जब पोटेंशियल ग्रेडियंट पढ़ रहे हैं वहां पर ही, तो वहां पर ये बराबर का क्या होता है फॉर्मूला पता है? dv अपॉन
डी एक्स या फिर बोल सकते हैं डी आर। तो देख सकते हैं यहाँ पर ई बराबर क्या, बी बटा एक्स मान सकते हैं। क्या होती है एक्चुअली में, ये वाला दूरी होती है, डिस्टेंस। तो आप यहाँ पर डिस्टेंस भी ले सकते हैं। तो इस कंडीशन में आप भी निकालिएगा तो ई इंटू डी आएगा। तो नॉट लगा दीजिए, अगर ये इसके लिए स्पेशल केस कैपेसिटी पैरेलल प्लेट के लिए तो ये नॉट लगा देते हैं। इस कंडीशन में आपका फॉर्मूला आ जाएगा ए वाला। समझ में आया? ऑप्शन नंबर आपका ए सही जाएगा। 27 का देखिए, 27 का कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स, दो प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। यहाँ पर पैरेलल प्लेट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में पूछा बताया गया, पैरेलल प्लेट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। और यहाँ पर मैं पूछ रहा हूं कि दो प्लेट के बीच की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तो आपका सही आंसर कौन लगता है, क्या होगा बताइए। तो आपका सही आंसर क्या लगता है, सिग्मा माइनस सिग्मा पी बटा एप्सिलॉन नॉट इनटू डी, सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा प्लस सिग्मा पी बटा एप्सिलॉन नॉट, या सिग्मा प्लस सिग्मा पी बटा एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। तो आपका सही आंसर जाएगा ए। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। अब सिग्मा क्या होता है, सिग्मा पी क्या होता है, सिग्मा क्या होता है, डी क्या होता है, आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 28, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 28 में क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोरेज इन ए कैपेसिटर। एक कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोरेज होता है, यानी कि स्टोरेज, यानी कि आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बताना है फॉर किसके लिए, स्टोरेज कैपेसिटर के लिए। तो आपका सही आंसर क्या हो सकता है, हाफ सी बी स्क्वायर, या फिर हाफ क्यू बी स्क्वायर, या फिर सॉल्ट नॉट ए अपॉन डी, या क्यू बटा ए। तो आपका सही आंसर होगा ए, और 1/2 सी बी स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोरेज इन ए कैपेसिटर। समझ आया? आपका क्वेश्चन नंबर आता है 29, ध्यान से देखते जाइए। कहता है टू रिलेशन बिटवीन सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज में सही संबंध क्या, ट्रू रिलेशन क्या। इसी क्वेश्चन को तो आपका ऑप्शन आता है पहला में, सिग्मा बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड बटा एप्सिलॉन नॉट, या इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर एप्सिलॉन नॉट बटा सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, या फिर एप्सिलॉन नॉट बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सिग्मा, या इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर बोल सकते हैं एप्सिलॉन नॉट इनटू सिग्मा। तो आपको क्या लगता है कौन सा सही आंसर होगा, तो याद रखिएगा आपका सही आंसर होगा बी, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट होगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा भी जाता है, ठीक है ना। बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन कि सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड में सही संबंध क्या। तो आपका सही आंसर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए, एनर्जी डेंसिटी फॉर्मूला बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर। प्लेट के पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में एनर्जी डेंसिटी क्या होगी फॉर्मूला का। एनर्जी डेंसिटी फॉर्मूला आपको क्या लगता है, क्या हो सकता है। आपका ऑप्शन नंबर है हाफ ई वी स्क्वायर, हाफ ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, हाफ क्यू बी स्क्वायर, या वी क्यू। आपका सही आंसर होगा, याद रखिएगा, आपका सही आंसर होगा हाफ ई स्क्वायर, इवन इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर इनटू एप्सिलॉन नॉट, यानी कि इलेक्ट्रिकल फ्लूइडिटी ऑफ द फ्री स्पेस, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। क्वेश्चन नंबर कहता है 31 में देखिए, 31 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी प्रोड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। हाउ मेनी प्रोड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस बाय यहाँ पे लिख लो बाय वन डे ग्राफ जनरेटर, यानी कि लिख सकते हैं वी जी बड़ा जी, वन डे ग्राफ ऑफ जनरेटर के द्वारा, ठीक है, कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोड्यूस करता है। 2 मिलियन वोल्ट करता है,